चलिए अब हमारे पास सागर इक्वेशन देखेंगे कि मोलर जो रिक्वायर्ड कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने का दो तरीका है। एक हमारे पास डिबाय-हकल ऑन सागर इक्वेशन और दूसरा हमारे पास कोलरास लॉ। तो सबसे पहले हमारे पास देखेंगे डिबाय-हकल ऑन सागर इक्वेशन। डिबाय-हकल ऑन सागर इक्वेशन। इसने एक इक्वेशन दिया था और उसने बोला कि इस इक्वेशन की मदद से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस पता कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो वो इक्वेशन ही प्रपोज एन इक्वेशन प्रपोज किया था। क्या था हमारे पास? मोलर कंडक्टेंस is equals to molar conductance at infinite dilution minus b root c। अब यहाँ पे ये टर्म्स क्या क्या है वो देखना। हमारे पास वेयर ये मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी चीज को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग कंडक्टेंस। दूसरा हमारे पास C क्या है? लो अब भाई चल्ला काहे बंद हो गया? C क्या होगा? कंसंट्रेशन। B क्या होगा? B हमारे पास कांस्टेंट है फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पार्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब है, जो अभी समझना, हमारे पास क्या लिख रहे थे कि जैसे कंसंट्रेशन, ये C है हमारे पास कंसंट्रेशन, B क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पार्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इस चीज को थोड़ा सा समझना, जैसे अगर हमारे पास AB इलेक्ट्रोलाइट है, AB इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब क्या है कि ये A प्लस होगा और B माइनस, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट दो में टूटेगा। तो HCl का भी सेम, हमारे पास HNO3 का भी सेम, क्योंकि H प्लस और NO3 में टूटेगा। हमारे पास दूसरा HBr का भी सेम और NaCl का भी सेम। सब क्या हो रहा है कि दो में ही टूट रहा है। अगर हम H2SO4 ले रहे हैं तो तीन में टूटेगा, तो वो हमारे पास A2B टाइप का हो गया। तो जो हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में टूटेगा उसके लिए आइडेंटिकल होगा। तो जितने भी AB टाइप का वैल्यू होगा उसके लिए B क्या होगा? सेम। AB2 हो उसके लिए भी जितना भी AB2 टाइप का हो जाएगा वो भी सारा सेम। जैसे अगर मान के चल रहे हैं MgCl2, MgBr2, डाइवैलेंट कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? सेम हो जाएगा। अब यहां से देखना, अगर इस इक्वेशन की मदद से हम अगर हमारे पास अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो ग्राफ प्लॉट कैसा होगा वो थोड़ा सा समझना। कि जब इसके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो तो सही हो जाता है, मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सही नहीं होता। कैसे, क्यों नहीं सही होता वो भी थोड़ा सा देखना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अगर हम गौर से देखें इस इक्वेशन को, अगर हमारे पास गौर से इस इक्वेशन को अगर गौर से देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास? लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा m एट इन्फिनिटी माइनस b रूट c। देखो ये y एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा ये क्या है? कांस्टेंट है, किसी भी का मोलर लिमिटिंग कंडक्टेंस होगा वो फिक्स ही होगा ना, मैक्सिमम तो फिक्स ही होगा। उसके बाद ये b क्या है? कांस्टेंट है, तो मतलब ये क्या हो गया? स्लोप। c हमारे पास वैरी करेगा, ये x हो गया। अंडर रूट c का पूरा हम मान रहे हैं ये c। अब देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो यहां पे हमारे पास जो वेरिएशन कर रहे हैं वो है मोलर कंडक्टेंस, और यहां पे हम जो ले लेंगे वो कंसंट्रेशन लेंगे। क्लियर?
अगर इसके बेसिस पे अगर जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो कुछ कर्व ऐसा देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अब इसको अगर एक्सट्रापोलेट करोगे तो ये इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अगर इसी लाइन को हम क्या कर रहे हैं कि ये, क्योंकि कंसंट्रेशन तो हम थियोरेटिकली जीरो कर नहीं सकते, कंसंट्रेशन किसी का थियोरी जीरो थोड़ी पॉसिबल हो सकता है। हाँ अब ठीक है, कंसंट्रेशन किसी का थियोरेटिकली जीरो प्रूव कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसका रूट कुछ ना कुछ आएगा। तो यहां तक हमने किया, उसके बाद अगर इसको इसी लाइन को अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो अगर बढ़ा देंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा यही तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम कंडक्टेंस। तो ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस आ गया इनफाइनाइट डायल्यूशन, तो यही लिमिटिंग कंडक्टेंस हो गया। लिमिटिंग कंडक्टेंस मैक्सिमम अचीव हो गया कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मैक्सिमम होगा, तो इस एक्सिस में ये मोलर कंडक्टेंस है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वही तो मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम कब अचीव किया जाएगा, जब कंसंट्रेशन जीरो होगा। तो ये जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जब ये हमारे पास ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए किए तो हमें पता चल गया। मगर जब हम दूसरा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को फिर क्यों क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कम करते चले जाएंगे और उसका मोलर कंडक्टेंस पे इंपैक्ट देखेंगे। तो उस केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं आता, उस केस में थोड़ा सा ग्राफ जो देखने को कुछ ऐसा मिलता है, ये पैरेलल हो जाएगा। अगर पैरेलल होगा ये धीरे धीरे जाके ये पैरेलल हो जाएगा। अगर पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के साथ, तो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती हैं, अगर नहीं करेंगी तो अगर जब ये कटेगा तभी तो बता कर पाओगे ना कि मैक्सिमम कहां पे कटा। और जब ये पैरेलल होगा तो कहीं पे कटेगा ही नहीं। अगर कहीं पे कटेगा नहीं तो क्या इस इक्वेशन से हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये हमारे पास किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर वाई एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता चलेगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता चलेगा तो क्या उसका हमारे पास लिमिटिंग कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, नहीं। तो बॉर्न हाइबर्स जो हम बॉर्न हाइबर बोल रहे हैं, डिबाय हकल ऑन सागर जो इक्वेशन है वो हमारे पास किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डायल्यूशन के बाद कंडक्टेंस पता कर सकते हैं या लिमिटिंग कंडक्टेंस पता कर सकते हैं, मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पता नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में आया, बस इतना ही चीज करना है कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इनफाइनाइट डायल्यूशन लिमिटिंग कंडक्टेंस पता कर सकते हैं, मगर वीक के लिए नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि ये मोलर कंडक्टेंस का जो लाइन होता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। क्या इतनी बातें क्लियर? तो बस इसी चीज को थोड़ा सा लिख देते हैं। डिबाय Huckel on Sagar equation is applicable for only strong electrolyte, only applicable for strong electrolyte, because for weak electrolyte molar conductance axis is not intersecting, जो मोलर एक्सिस होगा वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसका हमारे पास मैक्सिमम कभी पता ही नहीं कर पाएंगे।
लोग ना, अच्छा इसमें आप जूम करेंगे तो ये फट जाएगा ना। हाँ, वो उधर वाला फिर कौन करेगा? ठीक है, कौन सा? ये बोला मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन है। रुक जाओ, इसका कुछ हिसाब लगाते हैं। हो गया? बोलो, कुछ छूट गया है? तू जल्दी कर रहे, सब लिख लिया, तू ही नहीं लिखा है। चल लिखते रहना घर में, एक दो लिखते रहे समझ में आए। कोई नहीं लिखा, सब लिख लिया, तू ही बचा हुआ है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास है कोलरास लॉ। कोलरास लॉ क्या बोलता है कि एट इन्फानाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसोसिएट। अब कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा तो वो हमारे पास अगर जैसे मान के चलो एसिडिक एसिड है और HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो H प्लस हमारे पास HCl से आ रहा है या एसिडिक एसिड से आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। जितना H प्लस हमारे पास कंडक्टेंस शो करेगा HCl का, उतना ही एसिडिक एसिड का H भी सेम कंडक्टेंस शो करेगा। अगर कोई मान के चलो रांची से है तो उसको ज़्यादा पढ़ाएंगे, और ऐसा कोई अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए उसको कम पढ़ाएंगे, उसके लिए तो हम एक ही हैं। तो सेम चीज़ कोलरास बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो वो इन्फानाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा? 100% डिसोसिएट होगा, और कोई भी जो आयंस होगा वो हर एक आयन डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करेगा टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बात करो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करो, वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करेगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन। अदर आयन कहने का मतलब वो कहाँ से आया है। जैसे अभी बोले कि H कहाँ से आया, कोई मतलब नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग से आया या वीक से, तो H का जो डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर इतनी बात है? चलिए कोलरास लॉ। चलो यहां से ये क्या बोलता है? एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, एट इन्फानाइट डाइल्यूशन व्हेन ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयोनाइज या डिसोसिएट, जो लिखना चाहोगे, आर आयोनाइज, आर कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। साथ में लिख ले, अभी कुछ समझा नहीं रहे, लिख ले।
At infinite dilution, when all electrolytes are completely ionized, then each ions make definite contribution towards molar or equivalent conductance irrespective of other ion. अगर जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक में हमारे पास कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों ही इनफिनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा 100% डिसोसिएट, तो कोलरास लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए क्या होगा अप्लीकेबल, और डिबाय हकल ऑन सागर इक्वेशन किसके लिए अप्लीकेबल होगा स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। कोलरास लॉ दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा, ये याद रखना। This is applicable for strong as well as weak electrolyte. स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लीकेबल होगा। तो उठाओ, जो चीज़ वही करते हैं, जो चीज़ करना होता है ना वो चीज़ नहीं करोगे, जो चीज़ नहीं करना था उसके लिए पूछोगे। चलिए हो गया। कैसे होगा तुम्हारा? सबका हाथ लिख लिया। चलो अब देखना है यहां से हमारे पास क्या है कि अब ये जो कोलरास लॉ हमने समझ लिया कि हमारे पास इनफिनाइट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएट कर जाएगा, और एक की इलेक्ट्रोलाइट्स एक मतलब आयन जो होगा वो किससे आया है, कहाँ से आया, कोई मतलब नहीं, स्ट्रॉन्ग से आया, वीक से आया, उस आयन का डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा। अगर डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा तो उसके केस में देखना मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। या इसी में चल लेते, तू लिख लेने का, छोटा कर देते हैं, इतना छोटा रखेंगे कि चला जाए। चलो देखो यहां से चल रहा है, यहां से देखो हमारे पास कोहलरास लॉ फॉर मोलर या फॉर मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब देखो हमें जो निकालना है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालना है। जैसे अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट्स कंसीडर कर लिए ए एन बी एम, एन और एम उसका हमारे पास किस रेशियो में कंबाइन, जैसे अगर हम बोल रहे हैं ए हमारे पास ए एल 3 नहीं कितना आ जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, ये अगर बोल रहे हैं तो 2 और 3 जो लिख रहे हो वही M और N होगा। तो ये जब टूटेगा इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो ये क्या n टाइम्स ऑफ A M प्लस में टूटता है, और दूसरा जो टूटेगा वो M है मॉलिक्यूल्स, तो ये M टाइम्स ऑफ B N माइनस में टूटता है। अब यहां से समझना कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट्स A और B ये टूट के बना रहा है A और B, अब A और B ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट उससे कोई मतलब, ये A जो हमारे पास है वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देगा मोलर कंडक्टेंस में, और B भी क्या देगा डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देगा।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ए बी जो होगा, ए एन बी एम जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क ही नहीं है तो लास्ट वाला फर्क कर रहा था, ये वाला फर्क ही नहीं करता। अगर फर्क नहीं करता तो हमारे पास इसका डायरेक्ट हम इन दोनों का अगर हम जोड़ दें तो डायरेक्ट इसका कंडक्टेंस मिल जाएगा। अब ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास कैपिटल लेमडा यूज कर देते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस बस यहां पे सब में क्या लगाएंगे, इन्फानाइट, क्योंकि बात किसकी कर रहे थे, इन्फानाइट पर। इन्फानाइट पे हम लोग पता कर रहे हैं ना मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा। अब आयंस के लिए बात करेंगे तो स्मॉल लेमडा, तो ये मोलर कंडक्टेंस होगा वो इन्फानाइट डाइल्यूशन पे, ये किसका है, ए एम प्लस का, ये जो ए एम प्लस होगा वो। अब यहां पे जो स्टोकोमेट्री है, स्टोकोमेट्री है वो मल्टीप्लाई होगा एन टाइम्स। मोलर कंडक्टेंस है, ये जितने बार में टूट रहा होगा वो मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये आ जाएगा m टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन ऑफ बी एन माइनस। क्या बात समझ में आया। जैसे इस चीज को थोड़ा सा समझना, जैसे अगर हमारे पास है AlCl3, ये जब टूटेगा तो Al3 प्लस और Cl पर माइनस में, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ Cl माइनस टूटेगा। वही गौर से देखो, यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा, वही चीज हमने किया था। यहाँ पे n है तो यहाँ पे हमारे पास n माइनस आएगा, यहाँ पे m है तो यहाँ पे m प्लस आएगा। अब यहाँ से देखना, जब इसका हम लोग मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस अगर निकाल रहे हैं AlCl3 का एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसका एक लाइन लिख लेना था, इट इज अ अलजेब्रिक सम, छोड़ दो, ये इक्विवेलेंट में आ जाएगा, अलजेब्रिक सम इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 प्लस, इसका कोई स्टोकोमेट्री यहाँ पे है वो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करोगे हम फर्क, प्लस हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। क्या बात समझ में आ गया। अब ये चीज, यही चीज सिंपली करना है, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग से आए वीक से आए कोई फर्क नहीं है, क्लोराइड कहीं से भी आएगा उसका एक डिफिनिट कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर। उसी एक और स्पीसीज के लिए लिख दें या काफी है, एक और लिख देते हैं, तो जल्दी लिख लेना बस। AlSO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे 2 आएगा, ये टूटेगा तो हमारे पास 2 Al3 प्लस प्लस हमारे पास SO4, ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस होगा। अब ये अगर हमारे पास पता करना है इसका मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस पता करना एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस का अगर पता करना है, तो एल्युमिनियम और सल्फेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ये 2 और 3 उसके साथ रिस्पेक्टिव में मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास एल्युमिनियम 3 प्लस का मोलर कंडक्टेंस जो होगा वो एल्युमिनियम 3 प्लस का एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ स्टोकोमेट्री कितना 3, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा SO4 2 माइनस के कंडक्टेंस से। क्लियर। अब कर लेगा, लिखना चाहेगा तो यहाँ पे N और M क्या है, स्टोकोमेट्री, स्टोसोमेट्री या स्टोकोमेट्री जो प्रोनाउंसिएशन करना चाहोगे वो बैलेंस करते हो, वही चीज तो नंबर है 2 3, लिख लो। मोलर कंडक्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक लाइन छूट गया हमारे पास, कोलरास में R। सॉल्बिलिटी पढ़े थे आयनिक इक्विलिब्रियम में, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, कुछ नहीं।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने अगर सब कुछ क्लियर करना है तो तुम्हारा दो चीज़ क्लियर होना चाहिए, एक तो तुम्हारे पास रेडॉक्स और दूसरा तुम्हारे पास आयनिक इक्विलिब्रिया। फिर भी ट्राई करेंगे, पहले लिख लो इतना। हो गया, जल्दी करें। सब अगर लिखना छोड़ देगा, अगर ये लिखते रहेगा तो फिर इसको लिखने नहीं देंगे हम। जल्दी करो। चलो नेक्स्ट अब देखेंगे, हमारे पास ये पोलर कंडक्टेंस था, नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कोलरास लॉ फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये थोड़ा सा सिंपल है। ये हमारे पास क्या होता है, इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ आयंस। इट इज algebraic sum of equivalent conductance of ions। इसी में मात खा देता, जब कुछ नहीं बताते रहे तो लिखते तो लिखो। हमारे पास इस केस में आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हम फिर वही से बात कर रहे हैं कि AN और हमारे पास BM कंसिडर करें, ये टूटेगा। हमारे पास N टाइम्स ऑफ M प्लस में और ये M टाइम्स ऑफ B N माइनस में। तो इस केस में हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर लिखना चाहोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे निकालना चाहोगे हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का A इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ A M प्लस का, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये मोलर कंडक्टेंस नहीं ले रहे हैं, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले रहे हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहाँ पे कितना है, कोफिशिएंट उससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल अलजेब्रिक सम हो जाएगा। और बस यही चीज़ याद रखना है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे सब रहेगा, इन्फिनिटी पे। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हमारे पास ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा BN माइनस। जैसे अगर इसमें एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं MgCl2, ये जब टूटेगा तो हमारे पास Mg+2Cl माइनस में टूटेगा। अब यहाँ से देखो, अगर हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है हमें MgCl2 का एट इन्फिनिटी पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Mg2 प्लस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस एट इन्फिनिटी। बस खत्म। सिंपली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम हो जाएगा। जब मोलर कंडक्टेंस दिया हो तो स्टोइकोमेट्री मल्टीप्लाई होगा। मगर यहां से थोड़ा सा देखना, और दूसरा अगर मोलर कंडक्टेंस दे दिया हो, मोलर कंडक्टेंस दे दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो मोलर और इक्विवेलेंट का रिलेशन पहले भी पढ़ चुके हो। अगर हमें मोलर कंडक्टेंस अगर दे दिया हुआ है, जैसे अगर हमारे पास मोलर कंडक्टेंस और हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, तो इसको सिंपली क्या करते थे, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। अब बस ये सिंपली क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे होगा और कुछ नहीं। तो जो रिलेशन पहले पढ़े थे वही एप्लीकेबल हो जाएगा। मगर अब क्या है कि ये जो आयंस का हमारे पास क्या दिया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अब आयंस का दे दिया मोलर कंडक्टेंस,
और तुमको बोला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए, तब कैसे निकालेंगे वो समझना। अगर हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्ट निकालना है और तुम्हारे पास जो आयंस का जो दिया हुआ है वो मोलर कंडक्टेंस दे दिया हुआ है, इसी को कंसिडर कर लेते हैं। ए पर हमारे पास m प्लस था और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी एन माइनस, यही था, आयंस तो यही थे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे डिवाइड करोगे, ये जो मोलर कंडक्टेंस है उसको डिवाइड करोगे चार्ज से। तो ये अगर हम Z कंसिडर कर लेते हैं चार्ज को, या Z नहीं कंसिडर करो तो यहां पे हमारे पास चार्ज कितना है, हमारे पास A M प्लस पे M प्लस चार्ज है, इसको डिवाइड करेंगे N, अच्छा प्लस माइनस साइन बस वो मोड बस M से और N से, साइन से कोई लेना देना नहीं, नेगेटिव है या पॉजिटिव उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर हमारे पास ले लेते हैं AlCl3, एक एग्जांपल समझना, हमारे पास ले लिए हैं AlCl3, ये टूटेगा तो हमारे पास Al प्लस थ्री टाइम्स ऑफ Cl माइनस होगा। अब हमारे पास जो डायरेक्ट दे दिया हुआ है इनका मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, और डायरेक्ट अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो अगर यहां से डायरेक्ट लिखना चाहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सब इन्फिनिटी पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस